दोस्तों नमस्कार। ये नागपुर है। नागपुर की दीक्षा भूमि। बाबा साहब अंबेडकर ने यहीं पर 1956 में धर्म परिवर्तन किया था। जरा कल्पना कीजिए कि नागपुर मौजूदा वक्त में किस राजनीतिक अवस्था को जी रहा होगा। जरा कल्पना कीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर जिस सोच के साथ दलितों के उत्थान और राजनीतिक तौर पर उनके संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्या मौजूदा वक्त में एक राजनीतिक शून्यता इसी दलित समुदाय के भीतर आ गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, राजनीतिक सत्ता का एक ऐसा समीकरण इस दौर में भारतीय राजनीति में है जिसमें दलितों की भूमिका हो क्या, शायद ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और राजनीतिक शून्यता की असल पहचान अगर कहीं से हो सकती है वो नागपुर से इसलिए हो सकती है क्योंकि दीक्षा भूमि से चंद फरलांग की दूरी पर यहां पर हेडगेवार भवन भी है, आरएसएस का हेडक्वार्टर। राजनीतिक तौर पर दो विचारधाराएं, सियासी तौर पर दोनों विचारधाराओं का क्या एक साथ आने की परिस्थिति भारतीय राजनीति में आकर खड़ी हो गई है। राजनीति का ये पाठ देश के किसी दूसरे हिस्से में आपको ना देखने को मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा, ना कोई प्रतिक्रिया देगा। लेकिन नागपुर एक ऐसी जगह है जहां खुले तौर पर दलितों के भीतर का संघर्ष, उनके भीतर की आग, उनकी जरूरतें, राजनीतिक तौर पर उन्हें हाशिए पर ढकेल देना और मौजूदा राजनीतिक अवस्था में उनका हाशिए पर पहुंच जाना, ये सारे सवाल बड़े पैने हैं यहां पर। सवाल यह नहीं है कि मनुवाद का सवाल किस रूप में उठाया जाए। सवाल यह भी नहीं है कि बीजेपी की अगुवाई में आरपीआई पीछे है और बीएसपी हाशिए पर चली गई। सवाल यह भी नहीं है कि इस दौर में राजनीतिक स्वतंत्रता तो हर किसी को है। जिस बात का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर 1956 में कर रहे थे और इसी दीक्षा भूमि में कर रहे थे, ये कह रहे थे कि दरअसल राजनीतिक स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए अगर आर्थिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता को समानता के साथ जोड़ने की परिस्थिति में इस देश की राजनीति अगर नहीं आ पाएगी तो कहीं मुश्किल स्थिति आ जाएगी। और आज तकरीबन 70 बरस के बाद हम उन्हीं परिस्थितियों को जीते हुए नागपुर जैसे शहर में देखते हैं। तीन सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। क्या मौजूदा वक्त में अल्पसंख्यक समुदाय की तरह भारत के भीतर का दलित समुदाय भी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेला जा चुका है? जिस आर्थिक समानता का जिक्र बार बार बाबा साहब अंबेडकर करते रहे, वह आर्थिक समानता को लागू न करा पाने की परिस्थिति में भारतीय राजनीति ने खुद को लाकर खड़ा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्यों में और महाराष्ट्र में भी तकरीबन 11% दलितों की तादाद है। पंजाब जैसी जगह में सबसे ज़्यादा 33% है। उत्तर प्रदेश में 21% है। महाराष्ट्र में अगर 11% है तो सटे हुए मध्य प्रदेश में लगभग 16% दलित हैं। लेकिन किसी दलित पॉलिटिकल पार्टी या दलित के मुद्दों को लेकर आपके भीतर वो सवाल नहीं आएगा जब आप दीक्षा भूमि में पहुंचते हैं और इस सवाल से रूबरू होना चाहते हैं कि इस दौर में दलित सोच क्या रहा है। भारतीय राजनीति में दलित समुदाय के भीतर के आक्रोश को लेकर ऐसी शून्यता इससे पहले कभी नहीं आई थी। एक उम्मीद काशीराम के जरिए पैदा जरूर इस देश में हुई, एक उम्मीद आरपीआई जब संघर्ष करते हुए नजर आई तब भी पैदा हुई। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में राजनीति ने उस दलित संघर्ष को ही हड़प लिया है? और इस बात का जिक्र होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा दलित सांसद हैं, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में कम है। ध्यान दीजिए तो 14 अप्रैल के दिन न्याय की सोच लिए बीजेपी भी देश भर में सभा सम्मेलन करती है, कांग्रेस भी अपने तौर पर सभा सम्मेलन करती है और पहली बार सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो में भी एक दलित को शामिल किया गया है। यह मजबूरी है या दलित को अपनी राजनीति में समेटने की एक चाहत है? इस राजनीति के फिर 3 मंत्र इसी नागपुर शहर से निकलते हैं, जिस नागपुर शहर को नितिन गडकरी अगर संसद में नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं तो विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस नजर आते हैं। दोनों की ताकत अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन क्या वाकई नागपुर से कोई दलित चेहरे को आप राष्ट्रीय तौर पर महसूस कर पाएंगे? यकीनन नहीं कर पाएंगे। दो विचारधाराओं का टकराव, एक आरएसएस की सोच है और दूसरी दलित संगठनों की सोच है। दोनों का टकराव भी राष्ट्रीय तौर पर क्या उस तरीके से उभर पाया जिस सोच को एक वक्त बाबा साहब अंबेडकर जी रहे थे? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए मौजूद हो गए हैं क्योंकि सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो विपन्नता 1956 में भारत की जनसंख्या के लिहाज से दलितों के भीतर थी, मौजूदा वक्त में वो बढ़ गई है।
हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जाना, रोजगार की दिशा में जाना और इस देश के भीतर में आर्थिक परिस्थितियों के सबसे निचले पायदान पर दलितों की मौजूदगी है। ये कौन सी परिस्थिति है जो बार बार इस दिशा में ले जाती है कि आखिर भारत के भीतर में जिसकी तादाद भी 15% के लगभग होगी वो हाशिए पर ही रहेगा। 15 से 20% के भीतर में अल्पसंख्यक समुदाय को ले आइए, दलितों की संख्या 15% के हिसाब से ले आइए, आदिवासियों की संख्या ले आइए, या फिर जब जातियों में बटेंगे तो जातियां भी कौन सी प्रभावी होगी, कैसे प्रभावी होगी, यह भी भारत की सोशल इंजीनियरिंग ने दलितों के उस संघर्ष को ही खत्म कर दिया जिस संघर्ष की आस बाबा साहब अंबेडकर जगाना चाहते थे। और नागपुर जैसी जगह से जब राजनीतिक समीकरण को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके जहन में भारत की राजनीति के मद्देनजर दलितों के आर्थिक उत्थान, महिलाओं के एम्पावरमेंट का सवाल और पार्लियामेंट के भीतर दलितों की नुमाइंदगी के बीच भी इस देश की बनती पॉलिसी में सिर्फ 2% हिस्सा दलितों का जिक्र करता है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम राज्य जो जितनी भी सरकारें आई वो जब दलित उत्थान की अपनी नीतियों के जरिए फहरिस्त रखती है तो वो चौंकाने वाली फहरिस्त होती है। 14 अप्रैल के दिन ही दिल्ली के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक आंकड़े चस्पा किए गए। उस आंकड़ों को अगर आप पढ़िएगा तो उन्होंने कितना दलितों के लिए काम किया है जानकर हैरत में आ जाइएगा। तकरीबन इस देश के भीतर में 20 करोड़ दलितों को लेकर उन्होंने तमाम वेलफेयर योजनाएं लागू करा दी। और अगर नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह और उसके बाद मोदी तक की परिस्थिति में आइएगा तो दलितों को लेकर जितनी पूंजी वेलफेयर स्कीम के जरिए जिक्र की गई है वह इस देश के लगभग 25 करोड़ के लगभग जो दलित समाज के भीतर की आर्थिक स्थितियां हैं उन्हें तो अपने तौर पर चकाचौंध में समा जाना चाहिए था। फिर ये कौन सी आर्थिक लूट है, ये नीतियों का कौन सा खोखलापन है और राजनीतिक सियासत किस दिशा में जा रही है, ये इसका मैसेज भरा है जिसका एहसास आपको दीक्षा भूमि में आकर ही मिल सकता है। और मौजूदा वक्त में सबसे संघर्षशील परिस्थितियां देश के दो ही तबके के भीतर बहुत तेजी से पनप रही है। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय है, दूसरी तरफ दलित समुदाय है। भारत की नीतियों के तहत दलित समुदाय के प्रति सत्ता का प्रेम जाग रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर ढकेला जा चुका है। लेकिन अंदरूनी तौर पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में दलित समाज के भीतर भी जो हायर एजुकेशन और नौकरी तक पहुंच पाने की स्थिति में राष्ट्रीय क्षितिज में आते हैं उनकी संख्या आपको 3% से ज़्यादा नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी में, केंद्रीय सरकार की नौकरी में भी उनकी हिस्सेदारी 2.5 से 3.5% के बीच ही रेंगती चली जाती है। तो ये कौन सा पाठ है जिसमें हम बाबा साहब अंबेडकर को याद तो करते हैं लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं? ये कौन सी परिस्थिति है जो राजनीति अपने तरीके से दलितों को साथ खड़ा करने का जिक्र तो करती है लेकिन उनको आर्थिक समानता के धरातल से दूर भेज देती है? ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें वोट बैंक में बिखराव ना हो, उसको एक साथ कैसे लाया जाए? यहां तक कि उन्हीं जातियों के भीतर से भी नेताओं को उभार कर पॉलिटिकल पार्टी कैसे साथ लेती है, यह उत्तर प्रदेश में बेबी रानी मौर्य से भी समझा जा सकता है जो राज्यपाल हुआ करती थी उत्तराखंड की, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ती हैं, जाटव समुदाय से आती है और बीजेपी के भीतर ये गूंज होती है कि जाटव समुदाय की अगुवाई करने के लिए उनके पास भी मायावती के समानांतर एक नेता मिल गया है। यानी कैसे छोटे छोटे बिंबों को पकड़कर इस देश की राजनीति अपनी सत्ता को साधने में लग जाती है और उन्हीं जातियों के भीतर से सत्ता का मंत्र कुछ इस तरीके से निकल कर आता है जहां पर दलित समुदाय बहुसंख्यक तौर पर उसका उत्थान ना हो या उसके विचार राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित ना कर पाए। इस दिशा में चीजें बढ़ती चली जाती है। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं। आखिरी सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, क्योंकि इस देश की संसद के भीतर बीते 75 वर्ष में तकरीबन 3765 बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने दलितों का सवाल उठाया। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितनी नीतियां दलितों को लेकर बनी उनकी तादाद इस देश के भीतर में तकरीबन 1,500 के पार की है। जो भी कल्याणकारी योजनाएं दलितों से जुड़ी उनकी संख्या भी हजारों में है और जो अलग अलग कल्याण योजनाओं के जरिए दलितों को लाभ पहुंचाने का जिक्र हुआ उसका जिक्र इस देश में दलितों की तादाद करोड़ों के साथ जुड़ती चली जाएगी। फिर भी दलितों की स्थिति नाजुक क्यों है? फिर भी उनके भीतर आर्थिक समानता के सवाल उठ क्यों नहीं पाते हैं? दीवारों पर अंबेडकर की तस्वीर लगाने से
क्या नीतियां इस देश की बदल जाएंगी? गांधी की तस्वीर हटा दीजिए और अंबेडकर की तस्वीर लगा दीजिए। एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगा दीजिए या फिर पार्लियामेंट के भीतर तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ महापुरुषों की तस्वीर लगा दीजिए। दरअसल संकट सबसे बड़ा यही है कि 1956 में ही बाबा साहब अंबेडकर इन बातों को जानते थे और शायद इसीलिए 1956 में इसी दीक्षा भूमि में, जो आप दीक्षा भूमि का वर्तमान में स्वरूप देख रहे हैं, इसी दीक्षा भूमि में जब उन्होंने धम्म परिवर्तन किया था तो इन सवालों को जन्म दिया था। राजनीतिक स्वतंत्रता से आर्थिक समानता और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। सत्ता बल के पास जो ताकत होगी वह दलितों के विचार को और दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी धीरे धीरे खत्म करेगा या उनके भीतर भी उसी राजनीतिक तंत्र को समा देगा जिस राजनीति को वह चलाना चाहता है। बाबा साहब अंबेडकर इसी दीक्षा भूमि में 1956 में चेताते हैं, दलित तबके को चेताते हैं, उस वर्ग को चेताते हैं जो हाशिए पर है, जो गरीब है, मजलूम है और मजबूर भी है। अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करना है और उसमें शामिल इस रूप में कतई नहीं होना है कि जो जातियां वर्ग के साथ मजबूती के साथ भारत की राजनीतिक सत्ता चलाती है उनके साथ खड़े नहीं होना है, बल्कि अपने तौर पर इस तंत्र को बदल डालना है। वाकई नागपुर आकर ही आपके भीतर यह एहसास जाग सकता है कि आखिर क्यों बनारस में जब भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर, गोरखपुर से जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर मायावती प्रचार के लिए क्यों जाती है। ये सवाल भी उठता है कि आखिर किस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है। और दलितों को लेकर जो सवाल दलित समाज के घर और उनके मोहल्लों में जिंदा है, ये सिर्फ नागपुर में ही इसका एहसास हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, इस देश के भीतर एनसीआरबी की रिपोर्ट जब ये कहे कि हर दिन दलितों के साथ शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई करने की स्थिति में जो लोग आ जाते हैं उनके खिलाफ कानून काम नहीं करता है। इन परिस्थितियों पर नकेल कसेगा कौन, लगाम लगेगी कैसे? रास्ता एक ही है, राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेने की समझ और हुनर आनी चाहिए और एकजुटता के साथ एक समानांतर व्यवस्था की सोच दलित समुदाय के भीतर होनी चाहिए। ये सवाल दीक्षा भूमि में लगभग 1956 का मतलब बहुत साफ है कि 70 बरस पहले, 60 बरस पहले ये सवाल उठे थे। ये सवाल खत्म हो गए क्या? शायद 21वीं सदी में दलितों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है और ये सवाल पार्लियामेंट के भीतर नहीं गूंजेगा, सड़क पर नहीं गूंजेगा। नागपुर की कॉलोनी और बस्तियों में जाइएगा तो वहां आपको ये आवाज़ जरूर सुनाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।